Hello, dear students. On behalf of A1 Tutor, I would like to wish you all a very colorful and happy Holi and Dhulandi. I hope you all are enjoying very much and आपकी ज़िंदगी में सभी की ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियों के रंग हमेशा भरे रहें। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी के जो जो भी एम्स हैं वो बहुत अच्छे से अचीव कर पाएँ। जो भी आपके गोल्स हैं अपनी एजुकेशन को साथ लेते हुए बहुत अच्छे से ऐसे ही हंसते खेलते उनको ईज़िली कर पाएँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल। और जैसा कि हमने एग्जाम्पलर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया था 11th क्लास के लिए, तो फर्स्ट चैप्टर का ही ये क्या है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने कल एमसीक्यू और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय द लिविंग एंड गिव एनी फोर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। कल हमने डिफाइनिंग फीचर्स की बात की थी कि वो फीचर्स जो सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट हों और नॉन लिविंग में एग्जिस्ट नहीं करती हों। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय लिविंग। एग्जैक्टली लिविंग का मीनिंग क्या है? तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट जिसे हमने कॉन्शियसनेस कहा था, एंड माउंट अ suitable response, metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, emergence are unique features of the living organism। यानी जिस भी चीज़ में ये सारी फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ suitable response, राइट? कोई भी जो स्टिमुलस है उसके बिहाफ में, और बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म एंड एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, राइट? इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन सेलुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, इमर्जेंस, इमर्जेंस आर यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? ये सारी क्या है, किसी भी लिविंग की यूनिक फीचर्स हैं। नाउ सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन को हमने डिफाइन अभी तो खैर 12th की वीडियो में किया था। आपका नेक्स्ट ईयर में जो फर्स्ट चैप्टर वहीं आने वाला है कि टाइम फ्रॉम बर्थ, है ना, बर्थ टू नेचुरल डेथ। देखो इस वर्ड पे जाइएगा, वर्ड बोला गया नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ या बीमारी की वजह से डेथ होना, वो सब नहीं। नेचुरल डेथ, इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है उसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफाइन होता है, राइट? तो सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लाइफ स्पैन, मूवमेंट, मूवमेंट कैन बी लाइक प्लांट्स में पड़ा है नेस्टिक ट्रॉफिक मूवमेंट, है ना? अडाप्टेशंस, भाई विंटर एरिया में जो प्रेजेंट है, लाइक पोलर रीजन्स के वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अडाप्टेशंस डिफरेंट हैं, डेजर्ट वाले ऑर्गेनिज्म में अडाप्टेशन डिफरेंट्स हैं, राइट? तो अडाप्टेशंस, देन वेरिएशंस एंड होम्योस्टेसिस, राइट? जितना भी आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है वो सारी चीजें। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इवॉल्विंग एज वेल। चेंजिंग जो एनवायरमेंट है उसके बिहाफ में दे इवॉल्व एज वेल, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, राइट? नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली क्या होती है, कि हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हर टाइम चलती हैं। कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई चीज़ें सिंथेसाइज हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो रही है, तो वहाँ पे भी मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो किसी भी तरीके का जो बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रहा है वो, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अक्करिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दे में बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कोई भी हो सकता है, ऑफ कोर्स सिंगल सेल में भी होता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। सिंगल सेल को जब डिवाइड करना होता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करता है, लाइक अमीबा है तो इसके डीएनए में जितना भी कंटेंट है उसकी वो कॉपी करता है, राइट? तो जितना डीएनए इसके पास उतना था, सेम एज इट इज उसको अपने जो डॉटर अमीबाज हैं उनको भी देना है। तो उसने क्या किया, नया डीएनए सिंथेसाइज किया, मेटाबॉलिज्म करके ही ऑफ कोर्स हुआ होगा ना। उसमें भी डीएनए सिंथेसिस में भी उसको बहुत सारी चीजें चाहिएंगी। आपके क्या चाहिएंगे, जल्दी बताइए। आपको पता है कि जो भी चीज़ें डीएनए सिंथेसाइज में होती है वो क्या होती हैं? एस, बी और पी बताया था मैंने, राइट? शॉर्टकट बताया था, एस, बी और पी। तो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, राइट? और फिर उनके बीच में जो बेसिस हैं उनके बीच में क्या बनता है इस टाइप से? हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई भी दो स्ट्रैंड के बेसिस के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स बनते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है, राइट? चीज़ों का फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, चाहे वो ब्रेकिंग वाली हो जिसे हम कैटाबॉलिक बोलते हैं या बिल्डिंग वाली हो जिसे हम एनाबॉलिक बोलते हैं, अकरिंग इन आवर बॉडी is metabolism. Like all plants, animals, even fungi
माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, चाहे वो सिंगल माइक्रोब ही क्यों ना हो, सिंपलेस्ट माइक्रोब ही क्यों ना हो, बट वो अगर लिविंग है तो ऑफ कोर्स उसकी बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। नाउ नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, राइट। जब आपने टेबल बना दिया उसमें कोई भी चीज नहीं अंदर सिंथेसाइज या ब्रेक नहीं होती है किसी भी हाल में, क्यों, क्योंकि वो जो टेबल की लकड़ी है वो आपने पेड़ से अलग कर दी, अब इट इज नो मोर लिविंग, तो अब उसमें कोई भी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी। Now, metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system, right? इसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो, यानी आउट ऑफ द बॉडी कोई भी चीज हम सेल फ्री सिस्टम में कर रहे हैं, उस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। All isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube, राइट। ऑफ कोर्स लैब में हम या तो किसी पेटर डिश में, बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, इन्हीं चीजों में परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज नीदर लिविंग nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction that is in vitro, जो हम लैब में कर रहे हैं तो वो रिएक्शन तो सेम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो विद इन लिविंग बॉडी नहीं है ना, आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनिज्म जीव कहला रहा है, दैट मीन्स लिविंग कहला रहा है, तो दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल। आपने सेल थ्योरी पढ़ी है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर इट इज अ प्लांट, एनिमल, फंगी, व्हाटएवर इट इज मेड अप ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिट कॉल्ड सेल, है ना, एंड सेम टाइप ऑफ सेल ऑफ सेम ओरिजिन, सेम फंक्शन come together to perform the same task, those are called tissue। तो इस टाइप से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, जो सेल के प्रोडक्ट्स है, जो आउटकम है उसकी प्रोसेस का। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सी पॉइंट हो गया, पहला हो गया मेटाबॉलिज्म, सेकंड हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है कॉन्शियसनेस। Now, what is consciousness means? Perhaps the most obvious and technical complicated feature of all organism is the ability to sense their surrounding, जो भी changes हो रहे हैं, that called stimulus, है ना, environment, and respond to these। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुला है उसके लिए जो रिस्पॉन्ड होगा वो, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल, और इट कैन बी बायोलॉजिकल। फिजिकल लाइक हमें कोई चीज़ पता चली हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो हमने उसको वापस रख दिया, तो उसको छोड़ देना, रख देना या गिरा देना, दैट इज फिजिकल रिस्पॉन्स। केमिकल रिस्पॉन्स होता है लाइक आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है ना, आपकी ऑयल सिक्रेशन होता है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बिहाफ में। बायोलॉजिकल चेंजेस यानी आपका जैसे ही विंटर आया तो आपकी बॉडी ने उस बिहाफ में आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना शुरू किया, गर्मी आई, स्वेटिंग होके एक्सेस वाटर को लूज किया स्वेटिंग के थ्रू गर्मियों में, राइट। तो सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से कोई भी जो बॉडी में केमिकल चेंजेस होके, बायोलॉजिकल चेंजेस होके, फिजिकल चेंजेस होके कोई भी किसी भी तरह का कॉन्शियसनेस शो करना। केमिकल चेंजेस में आपका ग्रोथ में भी आ जाता है, लाइक जब प्रोटीन बिल्ड होगा आपकी बॉडी में तभी तो मसल्स ग्रोथ होगा, आपका जो हाइट बढ़नी है उसके लिए ऑफ कोर्स जो भी ग्रोथ होना चाहिए वो सारे केमिकल रिएक्शन की हेल्प से होंगे, राइट। तो ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, चाहे कितना ही हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म हो, कितना ही लोएस्ट ऑर्गेनिज्म हो, दे ऑल कैन सेंस। अगर सेंस नहीं कर सकते तो अपना प्रे कभी नहीं कैच कर पाएंगे, है ना। तो दे कैन सेंस, दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट क्यूज, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बिहाफ में। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, राइट, दे कैन handle them। all organisms therefore are aware of surrounding, that means they are very well known कि अब जो बाहर से हमारे पास जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एवरीथिंग। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, कौन से होते हैं उसके लिए, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइट एंड पॉल्यूटेंट्स। अब कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स ट्रॉफिकल और नेस्टिक जो बताया था, डायरेक्शनल है तो ट्रॉफिकल, नॉन डायरेक्शनल है तो नेस्टिक मूवमेंट। नाउ फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, लाइक हमने अभी 12th में जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ना है कि आपके ब्रीडर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, एनुअल ब्रीडर्स होते हैं, है ना, और सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है कि लाइक जो ड्यूरेशन है डे का, शॉर्ट हो जाना, लॉन्ग हो जाना, उसके हिसाब से जो ब्रीडर्स हैं उनको पता चल जाता है कि विच इज़ द एग्जैक्ट टाइमिंग फॉर देयर द ब्रीडिंग। उस टाइम पे उनके जो हार्मोनल सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, थ्रू आउट द ईयर नहीं रहते हैं, राइट।
तो बोथ प्लांट एंड एनिमल कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग फीचर्स, राइट। इसका मतलब वो क्या हो जाती है, उसकी डिफाइनिंग फीचर हो जाती है, राइट। तो कॉन्शियसनेस आई होप समझ आ गया, किस किस बिहाफ में कॉन्शियसनेस हो सकती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के बिहाफ में जिसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्स कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। और आप सेंस करके कोई भी चीज़ को हिसाब से, लाइक वो एक लोएस्ट ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स वन हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके से वो रिएक्शन के रिस्पॉन्ड करेगा आपके स्टिमुलस के बिहाफ में, राइट। यहाँ पे ऐसे ही एक लाइन में आपको बता दिया गया कि प्लांट जितने भी हैं वो अलग अलग वेज में अलग अलग फैक्टर्स के बिहाफ में रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आपने पढ़ा है। ऐसे ही फिर फोटो पीरियड का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी प्लांट या एनिमल पे, किसी भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रैक्शंस। तो इंट्रैक्शंस में क्या आ जाता है कि ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंट्रैक्शन, ऑब्वियसली, है ना। चाहे एक सेल टू सेल इंट्रैक्शन हो, या टिश्यू टू टिश्यू इंटरेक्शन हो, या सेल टू वी कैन से टिश्यू लेवल पे इंटरेक्शन हो, बट डिफरेंट लेवल्स पे, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, राइट। लाइक जो एक टिश्यू मिलके सारा काम कर रहा है, क्या वो एक अकेला वही उस टिश्यू को जो सेल बना रहा है अकेला कर सकता है? नो, है ना। ऐसे ही द प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो काम कर रहा है, क्या वो एक सिंगल मॉलिक्यूल कर सकता है? नहीं। तो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, राइट। तो मॉलिक्यूलर कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो चाहे सेलुलर लेवल पे हो, सब पे क्या बात हो रही है एग्जैक्टली, कि उनके बीच में जो क्या हो रहा है, इंटरेक्शन जो हो रहा है, राइट। तो these interaction result in emergent properties of higher level of organization, जैसे ग्लैंडुलर हैं आपके, सिक्रेशन का काम कर रहे हैं, है ना। बट क्या वो एक सिंगल सेल वो काम अकेला हैंडल कर लेता है? नो। तो दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आप पढ़ते हो ना कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की तरफ आप जब कभी भी किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कि इसमें एनिमल्स में कैसे, जैसे आपने 5 किंगडम पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। तो वहाँ पे क्या थे, फर्स्ट वाले मोनेरास क्या हैं आपके, जितने भी हैं वो सारे प्रोकैरियोट हैं, यूनिसेलुलर हैं। फिर प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो इस टाइप से आपका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ता जा रहा है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, अ साइंटिस्ट हैज कम अक्रॉस अ प्लांट which he feels in a new is a new species, how he will, just a minute, क्वेश्चन गया, how he will how will he go about its identification, classification and nomenclature। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जब आपको नहीं दिखती है तो आपको कहीं से उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, भाई मुझे ये चीज़ मिली है, वो किससे रिलेटेड है, कैसे पता चलेगा? कंपैरिजन से। तो कैसे होता है कि हमेशा कभी भी जब आपने कोई भी नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस करनी है, तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज नॉट पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, रेफरेंस कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन आर कलेक्टेड फ्रॉम हर्बेरियम एंड देन आइडेंटिफाइड। वही हर्बेरियम से आपने ले लिया कोई भी, है ना, तो आपने फिर उससे आइडेंटिफाई किया कि क्या ये सेम है। मोस्ट प्लांट पार्ट्स आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम में एग्जैक्टली होता क्या है, कोई लिविंग प्लांट स्पीशी स्पेसिमेंस नहीं रखे जाते वहाँ पे, प्लांट स्पेसिमेंस की जो ड्राइड फॉर्म रखी जाती है उनको प्रेस करके शीट्स पे माउंट किया जाता है, फिक्स किया जाता है कहीं भी हर्बेरियम शीट्स के अंदर जो कलेक्शन होती है उसमें, राइट, एंड स्टोर्ड। और वहीं पे उस सेम शीट पे उसकी जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसके लोकल नेम क्या है, कहाँ से कलेक्ट किया गया था, किस डेट को किया गया था, किसने किया था, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, किस फैमिली से, किस जीनस से, किस चीज़ से बिलोंग करता है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल। नाउ ये तो बात हो गई किसकी, आपकी आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने अभी बात की हर्बेरियम शीट्स को। Now classification is the process by which anything is grouped into convenient category। आप क्या करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में क्या कर देंगे, क्लासीफाई। कैसे करेंगे? बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो आपने उसमें ऑब्जर्व किए। Now the earlier system of classification used only gross superficial morphological character। कैसे भाई, किस जगह से मिला है, जैसे आपका जीरोफिटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट है, उस बिहाफ में, या कलर कैसा है, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ कैसी है ना। तो दे आर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर आपको पता है, जो मेल पार्ट होता है, राइट। तो गिवन बाय किसके द्वारा किया गया, लीनियस के द्वारा, कार्लिनियस। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल। तो इस सिस्टम को क्या कहा गया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये तो किसकी बात हुई क्लासिफिकेशन में, आर्टिफिशियल की। अब नेचुरल की क्या बात होती है देखते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर। सिर्फ जो बाहर से दिख रहे हैं उसमें नहीं, जो आपने अभी 11th में पीछे चैप्टर पढ़े थे ना एनाटॉमी वाले, तो एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, किस बिहाफ में उसका जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, वो सारी चीजें, है ना। बट ऑल्सो क्या है ये, फाइटोकेमिस्ट्री, राइट, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, राइट। नाउ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम ने एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। दो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन मेथड दिया था, वो सॉरी क्लासिफिकेशन मेथड दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, राइट, याद रहेगा। वो किसने दिया था, कार्ल लीनियस ने। ये किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम ने एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने, ठीक है। आई होप याद रह जाएगा, इजी नाम में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कार्ल लीनियस तो फेमस हो चुका है, बिल्कुल हर जगह आपको कॉमनली सुनने में आ जाता है। तो बेंथम एंड हुकर, ठीक है। नाउ इन 3 वॉल्यूम्स, अभी हमने शायद लास्ट क्वेश्चन में भी बात की थी, ऑफ जेनेरा प्लांटेरम। लास्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं, जो लास्ट वीडियोस थी, जो लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चन में बात हुई थी। तो कितने वॉल्यूम्स में, जेनेरा प्लांटेरम के 3 वॉल्यूम में। नाउ एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। तो अब जो रिसेंटली हम यूज करते हैं उसमें हम क्या बात करते हैं, जो वेरियस ऑर्गेनिज्म उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है ना, कैसे उनका स्पेसिएशन वगैरह हुआ है, वो सारी चीजें। तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, जिससे हमें क्लासिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा, है ना, किस टेक्सा से बिलोंग करता है, विच कॉमन एंसेस्टर, राइट। नाउ फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटलिन, ठीक है। तो एंगलर एंड प्रेंटलिन मोनोग्राफ दैट इज डाई natural lichen फ्लेंसन फैमिलिन, राइट। अब बात आती है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन द स्पेसिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। और बेसिकली अभी हमने क्या कहा, इवोल्यूशनरी बेस्ड स्टडी इजी हो जाती है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इवोल्यूशन बिहाफ में इजी होता है सबके लिए इसको डिस्टिंग्विश करना। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना नेमिंग, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, दो वर्ड्स यूज होते हैं। एक होता है आपका कोई भी जीनस एंड एक होती है स्पीशीज नेम। तो जितने स्पीशीज नेम है यानी दे हैव कॉमन फीचर्स, और जीनस में थोड़ा सा क्या होती है, कॉमन स्पीशीज की बात होती है। तो बायनोमियल यानी 2 नेम्स को यूज किया जाता है किसी भी प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज के नेमिंग के लिए। नाउ ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, एक तो है जेनेरिक एंड दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। नाउ द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विथ 2 कंपोनेंट्स, कौन से, एक जीनस और एक स्पीशीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। नाउ दिस नेमिंग सिस्टम इज अगेन गिवन बाय कार्ल लीनियस, किसने दिया था, कार्ल लीनियस सर ने। प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिकल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस नेमिंग यूजिंग 2 word format was found very convenient to all of them, right. Now the next thing is Brassica campestris lineus। तो इसमें क्या है, आपका बेसिकली पूछा है गिव द कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे लीनियस वर्ड का मतलब है कि ये नेमिंग किसके सिस्टम के बिहाफ में गई है, कार्ल लीनियस सर के। ब्रासिका बेसिकली आपकी जो मस्टर्ड फैमिली है उससे बिलोंग करता है, और कंपेस्ट्रिस बेसिक हमने मस्टर्ड की ही बात की है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, मस्टर्ड की। तो वो गिव द कॉमन नेम ऑफ द प्लांट, कॉमन नेम क्या है इसका, कंपेस्ट्रिस, आपका ध्यान रखिएगा मस्टर्ड को बोलते हैं। तो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का कॉमन नेम क्या हो गया, मस्टर्ड। व्हाट डू द फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ द नेम डिनोट्स। तो आपको बताया था अभी, जो ब्रासिका है ये क्या बताता है, जीनस, और ये क्या बताता है आपका, स्पीशीज, ठीक है। वाई आर द रिटन इन इटैलिक्स, ये आपके जो रूल्स होते हैं ना बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, तो इसलिए दे आर ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स। कैसे लिखे जाते हैं, हमेशा इटैलिक्स में। जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिन
रिटन एट द एंड ऑफ द नेम। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लीनियस वर्ड किस लिए लिया गया है, फॉर कि भाई ये जो नाम है फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था, कार्ल लीनियस ने, राइट। तो ये जो लीनियस सर है उनके नाम के बिहाफ में पीछे थर्ड लेटर जो यूज हुआ है, थर्ड वर्ड जो हुआ है वो कार्ल लीनियस का है। तो लेट्स सी दिस, देखो ये आ गए सारे आपके। ए में आ गया मस्टर्ड, सेकंड में आ गया फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, देन बोथ वर्ड आर रिटन इन, ये हैंड रिटन होंगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, अगर प्रिंटेड होंगे तो हमेशा इटैलिक्स में होंगे, राइट। नाउ इटैलिक्स में प्रिंट होने का मतलब है कि लैटिन ओरिजिन के। नाउ द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर ऑन द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द स्पीशीज नेम, राइट, रिटन एज एब्रीवेटेड लाइक ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस लिन। तो ब्रासिका कम्प्रेस्टिस लिन में लिन वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, जो कार्ल लिनियस सर ने उनको डिस्क्राइब किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, लेट्स सी। तो व्हाट आर द टेक्सोनॉमिकल एड, देखो चैप्टर के एंड में जो एड्स दिए गए हैं वो सारे, तो जिसमें हर्बेरियम शीट, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्ट्स, पार्क की, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो व्हाट आर टेक्सोनॉमिकल एड्स एंड गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरिया एंड म्यूजियम, हाउ आर द बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क यूजफुल इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, कैसे होते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, किस लिए हो सकती है, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, इवन जनरल इन नोइंग अबाउट आवर बायो रिसोर्सेज, भाई हमारे पास कितनी बायोडाइवर्सिटी है, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो किन की चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है हमारे टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का, अगेन आई एम टेलिंग, किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड जनरल अपने नेचर के बारे में जानने के लिए। ठीक है। नाउ हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जिसमें ड्राई स्पेसिमेंट्स को प्रेस करके, है ना, माउंट करके एक शीट पे प्रिजर्व किया जाता है, जिसे हर्बेरियम शीट्स कहते हैं। फर्दर दी शीट्स आर अरेंज्ड, कैसे अरेंज होती हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बिहाफ में। जैसे आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ा है ना, तो क्रिप्टोगैम, फेनीरोगैम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उस बिहाफ में जो क्लासिफिकेशन होता है उस बिहाफ में। नाउ द हर्बेरियम शीट कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, क्या देती है, अबाउट द डाटा, कौन सा डाटा इंफॉर्मेशन देती हैं, कि भाई वो जो डेट है, किस दिन लिया गया था, किस जगह से लिया गया था, है ना, लोकल क्या नेम है, इंग्लिश में उसका क्या नेम है, और बोटेनिकल नेम क्या है, देन वो किस फैमिली से और कलेक्ट किसने किया था उनके बारे में, राइट। तो हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम, जो अभी हमने पीछे बात की थी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल में। तो आपकी जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, हर चीज़ को हम रेफरेंस के तौर पे किसी भी नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। ना बायोलॉजिकल म्यूजियम, म्यूजियम क्या होते हैं एग्जैक्टली हम अगर बात करें, तो म्यूजियम को हम एक तरीके से अपना जो स्कूल में लैब होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो एक स्कूल लैब हो सकता है, एक कॉलेज लैब हो सकता है, सच एज स्कूल और कॉलेजेस। नाउ म्यूजियम हैव कलेक्शन किन चीज़ों की, प्रिजर्व्ड प्लांट्स की और एनिमल स्पीशीज की, जैसे आपने स्पेसिमेंस देखे होंगे, किन चीज़ों के, किसी भी फिश का, प्लांट का, डाइकॉट रूट का, मोनोकॉट रूट का, किसी भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी के लिए स्पेसिमेन आपकी जो उसके होते हैं स्लाइड्स के, राइट। तो वहाँ पे कलेक्शन है। तो स्पेसिमेंस फॉर स्टडी किस लिए है, ऑफकोर्स स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए, जिससे आपको क्या पता चल सके, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके बारे में। ना स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार, और किसके अंदर, जो फॉर्मेलिन है उस सॉल्यूशन के अंदर। नाउ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन एज वेल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट बॉक्स, किसमें प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट बॉक्सेस में, कैसे, कलेक्ट करके, किल करके और उनकी फिक्सिंग करके पिन की हेल्प से। नाउ लार्जर एनिमल लाइक बर्ड, मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड, उनकी बॉडी को अंदर से होलो करके उसमें कुछ अंदर से स्टफिंग भर के और तब उनको फिक्स किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है, राइट। ऐसे म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, इवन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन तो मोस्टली हर स्कूल में अवेलेबल होता है। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इन सिट्यू एंड एक्सिट्यू, इन सिट्यू का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके नेचुरल कंडीशंस में ही वही के वही उसको कंजर्व करना, और एक्सिट्यू का मतलब है लाइक जू में लाके उसको कंजर्व करना। तो हाउ एवर वेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एन एनिमल और प्लांट क्या है, वो इंडेंजर्ड है, खतरे में है, थ्रेटेंड है, राइट।
तो उसको अर्जेंटली हमें कुछ स्टेप लेके प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, सेव करने की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम उसको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए यानी उस नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल लेते हैं, जिसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कह सकते हैं। जिसके लिए आपका जो स्पर्म बैंक वगैरह है, डिफरेंट एनिमल ब्रीड के जो आपके स्पर्म्स हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं, ताकि भाई वो एक्सटिंक्शन की स्टेज पे है तो बहुत ज़्यादा केसेस में हम उसकी आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करा के फटाफट बहुत सारी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। In ex situ conservation, threatened animal plant are taken out from the natural habitat and placed कहाँ पे, एक स्पेशल प्लेस पे, जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, एक स्पेशल केयर दे के, जो उनको दिक्कतें हैं जिससे वो ओवरकम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और एंडेंजर्ड हो गए हैं, उन सबसे कम हेल्प करते हैं। तो zoological park, botanical garden and wildlife safari are the places for serving these purposes, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। क्या क्या बात की, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज, ये किसके लिए हैं, एक्स2 के एग्जाम्पल। नाउ डिफाइन अ टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या होता है एंड व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्सोनॉमिक हायरार्की। गिव अ फ्लो डायग्राम फ्रॉम लोवेस्ट टू द highest category of taxa या plant or animal and what happened to the number of individual and number of shared character as we go। ये तो हमने पहले भी बात की थी कि जैसे जैसे हम लोएस्ट कैटेगरी तरफ जाएंगे कैरेक्टर्स आर मोर कॉमन, और ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होते हैं कैरेक्टर्स, राइट। तो टैक्सा इज द taxonomic group of plant and animal which is similar trait of any ranking, right? These taxonomic category are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Is that clear? जैसे हमने फूड चेन वगैरह पढ़ी थी, तो यहाँ पे आपका एक ट्रॉफिक लेवल क्या है, एक एक तरीके से ग्रुप को दिखा रहा है, एक स्टेज को दिखा रहा है। तो वैसे ही एक टैक्सा क्या है, वी कैन से स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, है ना। तो क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप में नहीं होता है, इट इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेप्स, जिसे हायरार्की बोलते हैं, अरेंजमेंट। इन ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ सिंगल रैंक और कैटेगरी जिसे हम कहते हैं, जैसे किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन है, या प्लांट्स के केस में ऐसे ही इस तरीके से। तो सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, it is called the taxonomic category and all category together constitute the taxonomic hierarchy। सारी कैटेगरी मिला के क्या कहलाती है, वो अरेंजमेंट उनका taxonomic hierarchy। नाउ ये आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, जस्ट अ मोमेंट, ये आपको दिख रहा है, ये टैक्सॉन है। तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। तो ये आपका किस केस में है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बात करते हैं 5 किंगडम में, तो प्लांटेई और एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के केस में क्या होता है, फाइलम, और प्लांट के केस में क्या होता है, डिवीजन, है ना। तो किंगडम, देन डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली एंड जीनस एंड स्पीशीज। ये हमने ट्रिक भी दिया था कि किंग के डॉक्टर ने या फिजिशियन ने किसको ऑर्डर दिया, क्लास को ऑर्डर दिया कि अपने फैमिली के जीनस की क्या करे, वो स्टडी करे। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगी कैसे हैं। तो नो डेफिनेट सफिक्स फॉर स्पीशीज, नो डेफिनेट सफिक्स फॉर द जीनस, लेकिन बाकी के लिए हैं, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फैबियसी फैमिली है ना, ऐसे ही एल्स है, राइट, ऑप्सिडा वर्ड है ना, स्पर्मिए या फाइटा वर्ड है, लेकिन किंगडम के लिए कोई स्पेसिफिक सफिक्स नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीजिंग कैरेक्टर की। हमने बात ही की थी कि एज वी मूव हायर दैट कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो क्या होगा, एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम, क्या हो जाएंगे वो कैरेक्टर्स, डिक्रीज। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक विच रिजेंबल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट टैक्सोनॉमी वाज पजल्ड व्हेन told by his professor to look for a key to identify a plant. He went to his friend to clarify what key the professor was referring to and what would the friend explain to him। उसको ये नहीं समझ में आया कि की का एग्जैक्टली मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं वो, है ना। तो की का मतलब क्या है एग्जैक्टली देखें, तो अभी हमने यहाँ पे पीछे टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े थे। तो इन रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन की स्टैंड फॉर द टेक्सोनॉमिक की, क्या है, एक टेक्सोनॉमिक की है। तो की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड, क्या है वो, हमारी टेक्सोनॉमिकल एड है जो हेल्प करता है किसी भी आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में, राइट। तो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीशीज, किसके बिहाफ में, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी के बिहाफ में। नाउ द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कपलेट हमने बात की थी, राइट।
क्या है की किस पे बेस्ड होती है, की इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट एंड इट रिप्रेजेंट द चॉइस किसके बीच में, दो ऑपोजिट ऑप्शंस के बीच में. Now this result in acceptance of only one and rejection of the other one. Now each statement of the key is called a lead. हर एक स्टेटमेंट जो कहलाता है की का उसे हम क्या कहते हैं, लीड. नाउ सेपरेट टेक्सोनोमिक की रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, है ना. क्या चाहिए होती है हमें, एक अलग कोई एक की उठाई उसमें हमें उसकी फैमिली की स्टडी मिलेगी, दूसरी की उठाई हमने उसमें उसकी जीनस की स्टडी मिलेगी, तो इस हिसाब में. तो फैमिली, जीनस, स्पीशीज सबके लिए क्या है, सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज प्रेजेंट होती हैं. ना की आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, है ना, एनालिसिस कर सकते हैं इजीली उनका, उसमें बहुत सारे क्या है उसके बारे में डिटेल मेंशन्ड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन विद विदाउट एक्सेप्शन. किसी भी ऑर्गेनिज्म में इसका एक्सेप्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, रिप्रोडक्शन का जैसे है वैसे इनका नहीं मिलेगा, यानी लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म होना ही होना है, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो. नाउ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो यानी जो लैब में हम आर्टिफिशियल करा रहे हैं वो, आर नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस. वो रिएक्शन तो सेम हो रही हैं, है ना, लेकिन वो लिविंग नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज वो लैब्स के अंदर की जा रही है, आर्टिफिशियली की जा रही है. तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, हमारे अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है, केमिकल्स बहुत रूप में है, HCl एसिड है, बहुत कुछ है, राइट. तो दीज आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, देयर आर कितने, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन जो साइमल्टेनियसली होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. ऑर्गेनिज्म भी दे ऑल आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर, चाहे वो कोई भी एक अमीबा हो, चाहे वो कोई एक एलिफेंट या ब्लू व्हेल हो. द सम ऑफ टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएंगे, मेटाबॉलिज्म, है ना, क्या कहलाएंगी, मेटाबॉलिज्म. नाउ नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट दीज, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में बिल्कुल नहीं होती है. और कैसे की जा सकती है, लेकिन फिर भी फ्री सेल सिस्टम में, सेल फ्री सिस्टम में, यानी इन विट्रो में. तो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग, ना तो वो लिविंग है पर वो नॉन लिविंग भी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन तो सेम परफॉर्म हो रही है ना. तो हैंस वाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी एक्सेप्शनल केसेस ऐसा नहीं है जिसे हम लिविंग कह सकें कि भाई वो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है बट वो स्टिल लिविंग है, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू कंसीडर अ पर्सन इन कॉमा लिविंग और डेड. देखो अब वो पर्सन लिविंग है, भले ही वो कॉन्शियस नहीं है बट स्टिल इट इज लिविंग. तो ह्यूमन बीइंग इज नॉट ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट. हमारे पास एक अकेला ऐसा इंसान ही जीव है जिसके अपने बारे में हर चीज की बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत है. तो वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, पांच सेंस ऑर्गन्स हैं, ई आई, ईयर, नोज, है ना, देन टंग एंड स्किन. तो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज ऑल द डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, कैसे कि भाई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है. तो वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग ऑन कोमा इन हॉस्पिटल, उसको हम वेंटिलेशन पे रख के ब्रीद करा रहे हैं और उसकी हार्ट पल्स हर सेकंड चेक की जा रही है, दैट मीन्स उसमें क्या है, कॉन्शियसनेस तो नहीं है ना. सपोर्ट कैसे किया जा रहा है उसको, डिफरेंट मशीन्स की हेल्प से. उसको हो सकता है हार्ट को रिप्लेस किया हो, लंग को रिप्लेस किया हो, पेस मेकर वगैरह डाला हो, कुछ भी. द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, उसका ब्रेन तो डेड है बट पेशेंस हैज बिकॉज ऑफ दैट नो सेल्फ कॉन्शियस, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, है ना. तो सो ऑन दिस बेसिस द पर्सन कंसीडर टू बी डेड, अगर उसका ब्रेन डेड है तो हम उसे डेड कंसीडर कर सकते हैं, बट स्टिल उसकी बॉडी में हो रहा है क्या, मेटाबॉलिक, जिसके कारण उसको डेड कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता. तो रिएक्शन occurring in the body, hence the basis of metabolism is person considered as living. So we can say that person living in a coma is neither living nor dead. Now next question is, what is the similarity and dissimilarity between whole moong dal and broken moong dal in terms of respiration growth based on their parameter classified into living और नॉन लिविंग. देखो होल मूंग दाल का मतलब है साबुत जो मूंग दाल होती है वो, है ना. तो दाल हैज इंटरेक्ट एम्ब्रियो, उसमें अभी जो कॉटिलिडन्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उसमें एम्ब्रियो अभी सेफ है. तो विच कैन रेस्पायर एट स्लो रेट ड्यूरिंग डोरमेंसी फेज, वो स्लो रेट पे रेस्पायर कर सकता है. वहीं
अगर टूटी हुई दाल में करे तो उसमें क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो सेफ नहीं है। तो व्हेन होल मूंग दाल एब्जॉर्ब वाटर, तो वो क्या करेगी, इम्बाइबेशन के द्वारा, सॉरी इम्बाइबेशन प्रोसेस के द्वारा उसकी जो कॉटिलिडन्स है वो पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाता है, जिससे फूड क्या होता है, डिजोल्व होके जो आपका फ्यूचर प्लांट है उसके लिए यूज होना शुरू हो जाता है। तो ग्रोथ, germinate to form a new plant, and broken मूंग दाल does not have intact embryo, जो उसका intact embryo है वो क्या हो चुका है, डिस्कार्ड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, सो इट कैन नॉट रेस्पायर एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एंड जर्मिनेट तो कर ही नहीं सकता, कि जब एम्ब्रियो ही नहीं है तो जर्मिनेट कहाँ से करेगा। तो एज मूंग दाल विच इज होल, हैंस इज इट इज अ लिविंग, जबकि टूटी हुई दाल को हम क्या कंसिडर करते हैं, नॉन लिविंग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, just a moment, are not constituent of itself. Give three examples to support the statement. I think this is the only last question. No? Yes, this is the last. So let's see this one. Like bone है, एक specialized connective tissue है जो osteocyte से बना होता है ना। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है जो एक सिंगल सेल कभी भी नहीं दे सकता। अगर एक सेल सिंगल है वो काम कर पाता तो फिर हमारी बॉडी में कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पॉसिबल हो पाती। लेकिन बोन है तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ सपोर्ट की ज़रूरत है वो है, और हम इजीली उस जॉइंट्स के कारण इजीली क्या कर पाते हैं, अपनी बॉडी को रन, वॉक, फोल्ड, जंप, सब चीज़ें। ना बोन्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जबकि अकेला ऑस्टियोसाइट्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की, तो सिंगल एपिथेलियल सेल कहलाएगा उसका। लेकिन ये जो सिंगल सेल है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, जबकि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। कैसी होती है स्किन लेयर हमारी, स्ट्रैटिफाइड, मल्टी लेयर्ड है ना। तो मैकेनिकल स्ट्रेसेस वगैरह से बचाता है, और ये एक सिंगल सेल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो किसका बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लेकिन तीनों में से कोई भी एक हो और बाकी ना हो तो बाकी उनके जो काम है वो नहीं कर सकता। तो ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्राइंट इनसाइड द बॉडी, वाइल ब्लड सेल डू नॉट प्ले रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्राइंट एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट